हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सब खैरियत से हैं, अपना ध्यान रख रहे हैं एंड सिंसियरली आप अपने एग्जामिनेशन की प्रिपरेशंस में लगे हैं, खूब मेहनत कर रहे हैं। तो आज के सेशन में हम लोग 28 मई 2025 का द हिंदू न्यूज़पेपर और इसके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2026 एज वेल एज जितने भी दूसरे आपके अपकमिंग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हैं जिसमें करंट अफेयर्स पूछा जाता है उन सबके पॉइंट ऑफ व्यू से। ना सिर्फ हम करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि अगर इन करंट अफेयर्स में से क्वेश्चंस पूछे गए तो एमसीक्यूज किस तरह से फ्रेम किए जा सकते हैं, क्वेश्चंस किस तरह से बनाए जा सकते हैं एंड अगर कहीं आपको मेन आंसर राइटिंग में इस डाटा का इस्तेमाल करना है तो कैसे आप इस डाटा का इस्तेमाल करें अपने सवाल का जवाब लिखने में, ताकि एक इफेक्टिव आंसर बनकर तैयार हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आप फेच कर सकें। तो काफ़ी कुछ है आज के सेशन में जानने के लिए, काफ़ी सारी चीज़ें हैं सीखने के लिए। एंड नाउ विदाउट एनी फर्दर अडू ये भी बिगिन शुरू करते हैं 28 मई 2025 का द हिंदू और इसके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। पहला समाचार ये रहा, देखते हैं। तो पहले समाचार में हमको एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट फाइटर जेट के बारे में बात करनी है, जिसको शॉर्ट में AMCA भी बोला जाता है। न्यूज़ ये है कि डिफेंस मिनिस्टर साहब ने हमारे एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के एग्जीक्यूशन मॉडल को मंजूरी दे दी है और बहुत जल्दी इसके ऊपर अब काम शुरू हो जाएगा। एग्जीक्यूशन मॉडल क्या होता है पहले हम लोग ये डिस्कस करते हैं, बाकी समाचार फिर उसके बाद देखेंगे। अगर आपने कोई एयरक्राफ्ट और खास तौर पे कोई फाइटर एयरक्राफ्ट बनाना है तो सबसे पहली चीज़ जो उसमें की जाती है, आप अपनी रिक्वायरमेंट्स आगे रखते हो कि आप जो एयरक्राफ्ट चाहते हो उसमें आप क्या क्या तरीके की रिक्वायरमेंट चाहते हो, उसका साइज़ कितना होना चाहिए, उसका वेट कितना होना चाहिए, उसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए, सिंगल सीटर बनाना है या ट्विन सीटर बनाना है, वेपन्स वगैरह के जो सिस्टम्स हैं वो आप किस तरह के चाहते हो, रेडार्स आपको कितने चाहिए, फ्यूल कैपेसिटी कितनी चाहिए, और इस तरीके की जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो सारी रिक्वायरमेंट्स पहले आप अपनी आगे रखते हो। उन सारी रिक्वायरमेंट्स के बेसिस पर फिर फाइनली जो है डिज़ाइंस बनाई जाती हैं। अब कई सारी डिज़ाइंस जो हैं इन रिक्वायरमेंट्स को ध्यान में रखते हुए बनाकर तैयार की जाती हैं। इन डिज़ाइंस में से भी अल्टीमेटली फिर कुछ डिज़ाइंस जो होती हैं उनको चुना जाता है और उन चुनी हुई डिज़ाइंस को भी ऐसा नहीं कि एकदम से अप्रूव किया जाए, उसके ऊपर भी फिर काफ़ी चर्चा होती है, विचार विमर्श होता है, उसमें भी काफ़ी इंप्रूवमेंट्स होते हैं, काफ़ी सारे इटरेशंस किए जाते हैं और अल्टीमेटली उसके बाद में एक जो डिज़ाइन है वो फाइनलाइज होता है कि भाई ये जो डिज़ाइन है इसके बेसिस पे हम अपना एयरक्राफ्ट बनाएंगे। अब डिज़ाइन बना लेने के बाद में इस डिज़ाइन के बेसिस पर जो सबसे पहला एयरक्राफ्ट बनकर तैयार होता है या सबसे पहला जो एयरक्राफ्ट बनाया जाता है उसको बोला जाता है एग्जीक्यूशन मॉडल। अब ये जो एयरक्राफ्ट बनकर तैयार हुआ है इसको फिर उड़ा के देखा जाता है और इसकी सारी टेस्टिंग होती है कि जिन पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए इसको डिज़ाइन किया गया था, जो इससे ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने की एक्सपेक्टेशंस हैं, क्या वो उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा, पहली चीज़। इसमें कहीं कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, कोई और समस्या तो नहीं है और इसमें कुछ इंप्रूवमेंट किया जा सकता है कि इन सारे सवालों के जवाब जो है अल्टीमेटली ये जो डिज़ाइन से पहला एयरक्राफ्ट जिसको एग्जीक्यूशन मॉडल बोला जाता है वो बना के तैयार किया गया है, उसको फ्लाई करके टेस्टिंग वेस्टिंग करके सब चेक कर लिया जाता है। अब इसकी टेस्टिंग और इसकी चेकिंग में जो भी कमियां आपको समझ में आती हैं और जो भी आपको लगता है कि चीज़ें और सुधारी जा सकती हैं उन सबके ऊपर काम किया जाता है और अल्टीमेटली उसके बाद में फिर मास मैन्युफैक्चरिंग जो है वो शुरू होती है। पूरी की पूरी जो स्क्वाड्रन्स होती हैं वो बनाना शुरू की जाती है, मास मैन्युफैक्चरिंग जो है इसकी शुरू होती है और उसके बाद में अल्टीमेटली फिर उसका इंडक्शन जो है एयरफोर्स में किया जाता है और इस तरीके से एक कोई भी फाइटर क्राफ्ट जो है या फाइटर एयरक्राफ्ट जो है वो सर्विस में आता है। तो अब हमारा जो एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट फाइटर जेट है इसको लेकर भी काफ़ी वक्त से जो है विचार चल रहा था कि अल्टीमेटली इसकी जो क्या क्या जो रिक्वायरमेंट्स हैं उन सबके बेसिस पे किस तरीके का इसका डिज़ाइन होना चाहिए, किस तरीके से इसको बिहेव करना चाहिए। और जिस तरीके की परिस्थितियाँ भी बन गई हैं, पाकिस्तान हो गया, चाइना हो गया, रिसेंटली बांग्लादेश के साथ में भी इशूज़ हो रहे हैं, तो जिस तरीके से भारत के सिक्योरिटी चैलेंजेस इवॉल्व हो रहे हैं उन सबको केटर कर सकने की जो है क्षमता वाला ये एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट किस तरह का होगा, इसको लेकर काफ़ी चर्चा थी। फाइनली अब जो मॉडल जो डिज़ाइन बनकर तैयार हुआ है तो उसकी टेस्टिंग के लिए अभी एग्जीक्यूशन मॉडल जो है बनाया जाएगा और इस एग्जीक्यूशन मॉडल को बनाने की परमिशन डिफेंस मिनिस्टर के द्वारा दे दी गई है। अब ये पूरा जो प्रोजेक्ट है वो किसकी लीडरशिप में या किसकी निगरानी में चलने वाला है, तो उस संस्था का नाम है एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी। इसके बारे में भी थोड़ी सी बात हम लोग और करेंगे, मगर फिलहाल हमको इतना याद रखना है कि एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ये AMCA का पहला जो एग्जीक्यूशन मॉडल है उसको बनाएगी, उसकी लीडरशिप में जो है ये पूरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट किया जाएगा और इसमें जो आपकी प्राइवेट इंडस्ट्री है उसको भी पार्टनरशिप में लिया जा रहा है, यानी कि आपका जो प्राइवेट सेक्टर है उससे भी जो है इस पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट के कुछ पार्ट्स या इक्विपमेंट्स बनवाने की इस बार प्लानिंग है। क्योंकि देखें ऐसा नहीं है कि अगर आप एयरक्राफ्ट बना रहे हो तो उसका एक एक जो कलपुर्जा है वो सरकार या फिर सरकारी एजेंसीज ही बनाएंगी। प्राइवेट सेक्टर कई बार आपको ज़्यादा बेहतर जो है इक्विपमेंट सप्लाई कर सकता है, ज़्यादा बेहतर आपको इनोवेशन दे सकता है और ये ऐसा नहीं है कि अपने आप को यूनिक चीज़ की जा रही है। अमेरिका की बात की जाए, यूरोप की बात की जाए, रशिया की बात की जाए, तो यहाँ पर जो प्राइवेट सेक्टर है, इजराइल की बात की जाए, इनफैक्ट ये लोग काफ़ी अपना रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर खर्च करते हैं और इनके प्राइवेट सेक्टर का डिफेंस की बात कर रहा हूँ उसमें स्पेसिफिकली काफ़ी बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है। अगर हम अमेरिका की बात
करें तो उसको जो सोफिस्टिकेटेड वेपन्स वगैरह हैं उसको बनाने में इनका जो प्राइवेट सेक्टर है उसका एक बहुत अग्रणी योगदान आप कह सकते हो। उसी बात को आगे बढ़ाते हुए इस बार अपने भी देश का जो प्राइवेट सेक्टर है डिफेंस की फील्ड में उसको पार्टनरशिप में लेकर ये एग्जीक्यूशन मॉडल बनवाया जाएगा। इसके कई सारे पार्ट्स वगैरह उनसे भी जो है बनवाए जाएंगे। एंड बड़ी इंटरेस्टिंग बात जो निकल कर आ रही है वो ये है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड जो है, जो आपकी सरकारी कंपनी है, ये इस बार डिफॉल्ट मैन्युफैक्चरर नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। जनरली क्या होता है कि आपको डिफेंस वगैरह और खासतौर पर अगर हम लोग एयरक्राफ्ट की बात करें, फाइटर जेट्स की बात करें, उनका जो कंस्ट्रक्शन या उनका जो पूरा मैन्युफैक्चरिंग होती है वो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड या फिर HAL के द्वारा की जाती है। तो ये एक तरीके से आप कह सकते हैं कि भारत सरकार या भारत के फाइटर जेट्स का डिफॉल्ट मैन्युफैक्चरर था, कम से कम अब तक तो ये बात लागू थी। बट ये जो प्रोजेक्ट है AMCA का एग्जीक्यूशन मॉडल बनाने का, इसमें इसको जो है डिफॉल्ट मैन्युफैक्चरर नहीं बनाया गया। उसको अब अगर HAL ये चाहता है कि वो एग्जीक्यूशन मॉडल बनाए तो उसको भी जो है प्राइवेट सेक्टर के साथ में अपनी के साथ में कम्पीट करना पड़ेगा और उसको जो है ये अल्टीमेटली बिडिंग करना पड़ेगी और ये प्रोजेक्ट जो है हासिल करना पड़ेगा। उसको बैठे बैठाए जो है ये 5th जनरेशन का फाइटर जेट बनाने के लिए एवं नहीं मिल जाएगा। अभी तक जो व्यवस्था चली आ रही थी अब वो आगे कंटिन्यू नहीं करेगी। इस बात से मुझे कम से कम कोई खास आश्चर्य इसलिए नहीं हुआ क्योंकि कुछ महीने पहले हमारे जो एयर चीफ हैं उन्होंने उनकी इनफैक्ट एक आप कह सकते हैं हीटेड आर्ग्यूमेंट हो रहा था HAL वालों के साथ में, वो उसकी कुछ जो बातचीत है वो रिकॉर्ड हो गई थी कैमरे पर और उसको फिर चलाया गया था। एंड एक दो मौकों पर ऐसा हुआ है कि एयर चीफ ने HAL का जिस तरीके का रिकॉर्ड रहा है उसको काफ़ी क्रिटिसाइज किया है। जिस रेट पर वो चाहते हैं कि काम हो या जिस तरीके के प्रोफेशनलिज्म की वो उम्मीद करते हैं उस तरीके का प्रोफेशनलिज्म उन्हें अभी तक देखने को नहीं मिला। तो ये बात उनको कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटिंग लग रही थी। इन सब बातों के चलते और मे भी अंदर भीतर खाने काफ़ी सारी बातें चल रही होंगी जो भी है, मगर जनरली अभी तक ये होता आ रहा था कि कोई भी इस तरह से आपने मैन्युफैक्चरिंग करानी होती थी तो डिफॉल्ट मैन्युफैक्चरर जो है आपका हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ही होता था। मगर अब इस बार ऐसा नहीं किया जा रहा है, इसको डिफॉल्ट मैन्युफैक्चरर नहीं बनाया गया और इनसे बोला गया कि अगर HAL चाहता है कि वो इस एग्जीक्यूशन मॉडल को बनाए तो फिर उसको कम्पीट करना पड़ेगा प्राइवेट इंडस्ट्री के साथ में इसकी मैन्युफैक्चरिंग के राइट जीतने के लिए। एवं ही आपको बैठे बैठाए भारत का जो ये इंडिजिनस 5th जनरेशन फाइटर जेट जो है ये बनाने का मौका नहीं मिलेगा। तो अभी तक मगर ये होता आ रहा था कि ये सोल मैन्युफैक्चरर था फाइटर जेट्स का, इसको अपने को याद रखना है। ये परिस्थिति इस एग्जीक्यूशन मॉडल के कंस्ट्रक्शन के साथ में चेंज हुई है। अब ये जो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट है ये भारत की सुरक्षा, सिक्योरिटी, इंटीग्रिटी, सोवरेनिटी इन सब पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? इसकी वजह यह है कि भारत की जो भी एग्जिस्टिंग फ्लीट है एयरफोर्स की अगर हम बात करें, हमारी फ्लीट बहुत तेजी से जो है डिप्लीट कर रही है। ठीक है जी, हमारी फ्लीट बहुत तेजी से डिप्लीट कर रही है। अभी कायदे से हमारे पास में 42 फाइटर स्क्वाड्रन्स होनी चाहिए। एक स्क्वाड्रन में लगभग 18 से 20 के करीब फाइटर जेट्स होते हैं और ऐसी कुल मिलाकर हमारे पास में 42 स्क्वाड्रन्स फाइटर जेट्स की होनी ही चाहिए किसी भी परिस्थिति में। बट फिलहाल की स्थिति ये चल रही है कि हमारे पास सिर्फ 31 स्क्वाड्रन्स हैं और इसमें भी आपके जो MiG-21 हैं वो बहुत पुराने हो गए हैं, वो भी अल्टीमेटली बहुत जल्दी रिटायर होने वाले हैं। जो तेजस 2015-16 के आसपास में इंडक्ट किया गया था, जितनी मात्रा में वो तेजस अभी तक शामिल होना चाहिए था उस मात्रा में HAL जो है उनको सप्लाई नहीं कर पा रहा। तो काफ़ी सारे इशूज़ हैं जिसके चलते आपकी जो एयरफोर्स की स्ट्रेंथ है वो डिप्लीट हो रही है। और इसी के कंपैरिजन में अगर आप देखोगे तो चाइना जो है उसने ऑलरेडी 5th जनरेशन के 2 फाइटर जेट्स जो हैं उनके प्रोटोटाइप कम से कम उसने रिवील कर दिए। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमारे वाले के भी सिर्फ डिजाइन बनकर तैयार है, उसका एग्जीक्यूशन मॉडल अभी बना नहीं है और बनेगा, उसके बाद टेस्टिंग होगी और उसके बाद में मैन्युफैक्चरिंग वगैरह होना शुरू होगी। और इसी बीच में जो हमारा सबसे अभी मुख्य राइवल जो है या मुख्य राइवल के तौर पर जो देश निकल कर आ रहा है चाइना, उसने 5th जनरेशन के फाइटर जेट के कम से कम 2 मॉडल्स जो हैं उनके प्रोटोटाइप उसने जो है पब्लिक में रिवील कर दिए। और साथ ही साथ आने वाले दिनों में ये भी खबरें हैं कि वो पाकिस्तान को लगभग 40 के करीब J-35 फाइटर जेट्स जो है वो सप्लाई करने वाला है। तो कहीं ना कहीं इससे इंडिया की जो एक एयर सुपीरियरिटी है वो उसको जो है एक धक्का लगता है, कहीं ना कहीं उसको जो है एक कह सकते हैं कि कंपटीशन मिलता है। और इंडिया की सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए बहुत जरूरी है कि हमारी एयर सुपीरियरिटी जो है मेंटेन रहे, क्योंकि आने वाले वक्त में हाई चांसेस हैं कि अब टू फ्रंट अगर वॉर हो गया और हमें चाइनीज एयरफोर्स और पाकिस्तानी एयरफोर्स दोनों का जो है सामना करना पड़ा और इनफैक्ट अगर ये बांग्लादेश वाले भी इस मैटर में कूद गए तो जाहिर सी बात है फिर उसके लिए कहीं ना कहीं भी हम शायद पूरी तरह से तैयार नहीं है। तो इसी चीज़ को अब काउंटर करते हुए एक्सपेक्टेड ये है कि जो AMCA है इसका जो पहला प्रोटोटाइप है लगभग 2028-29 तक अपना बनकर तैयार हो जाएगा। डिज़ाइन तो अपना पूरा बन ही चुका है इसका और अब इसका जो पहला प्रोटोटाइप एग्जीक्यूशन मॉडल 28-29 तक बनकर आपका तैयार हो जाएगा। जितनी आपने टेस्टिंग करानी है वो सब हो जाएगी और उसके बाद में लगभग 2-3 साल में 2032 या 33 तक हम लोग इसका मास प्रोडक्शन शुरू कर देंगे। एंड 2034 से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमको ये जो प्रोडक्शन शुरू होगा इससे एयरक्राफ्ट मिलना शुरू हो जाएंगे और इनको फिर हम लोग अपनी इंडियन एयरफोर्स में जो है इनको शामिल करेंगे, इनका इंडक्शन जो है करवाया जाएगा। ये द प्रोडक्शन विल बी एन इंपॉर्टेंट स्टेप टुवर्ड्स हार्नेसिंग इंडिजिनस एक्सपर्टीज एंड कैपेसिटी टू डेवलप द AMCA prototype. This will lead to major milestone towards self-reliance in aerospace sector. तो ये जो एग्जीक्यूशन मॉडल है इसको बना लेना एक बहुत इंपॉर्टेंट है कई सारे एस्पेक्ट्स पे। ना सिर्फ इससे हमारी जो एयरफोर्स की हमको सप्लाई जल्दी से जल्दी शुरू करनी है उसको एक बूस्ट मिलेगा, बट साथ ही साथ जो हमारी इंडिजिनस एक्सपर्टीज है ये
एक तो ये भी समझ में आएगा कि कितना डेवलप हो गई है, और कहीं ना कहीं दुनिया के सामने अपनी जो इंडिजिनस कैपेबिलिटीज है उनको लोहा मनवाने का वक्त जो है वो आ गया है। एएमसीए का प्रोटोटाइप डेवलप कर जब हम लोग उसको अल्टीमेटली दुनिया के सामने रखेंगे तो उससे पता चलेगा कि भाई जो इंडियन इंजीनियरिंग है, ये जो इंडियन, या फिर यूँ कह सकते हैं कि आपका इंडियन डिफेंस टेक्नोलॉजीज हैं, ये भी किसी से कम नहीं है। और ये भी जो है एकदम ऐसा नहीं है कि किसी से 19 हैं या किसी से कमतर हैं, सबके बराबर हैं, सबके समकक्ष हैं और सबसे इनफैक्ट सबसे बेहतर ही हैं। ये बात जब निकल कर आएगी, इसके फिर आपके ऑर्डर्स वगैरह भी आपको मिलेंगे, तो इससे जो है इसका कहीं ना कहीं मेक इन इंडिया को भी जो है एक बूस्ट वगैरह मिलने का एक बूस्ट मिलेगा। और ओवरऑल भारत की जो पूरा का पूरा जो डिफेंस सेक्टर है, इसके डेवलपमेंट में, इसके और ज़्यादा ग्रोथ में, जिससे हमारी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी भी बढ़ेगी, उसमें भी एक इंपॉर्टेंट बूस्ट जो है एएमसीए के पूरे प्रोटोटाइप का जो ये प्रोडक्शन है, ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट देने वाला है। दिस विल लीड टू मेजर माइलस्टोन्स टुवर्ड्स सेल्फ रिलायंस इन एरोस्पेस सेक्टर। और ये भी बात है कि एक बार ये बनकर तैयार होगा तो इस तरह, और प्राइवेट सेक्टर को भी क्योंकि शामिल किया जा रहा है, तो इससे एक पूरा का पूरा जो स्टिमुलस या फिर पूरा का पूरा इंपिटस जो हमारे एरोस्पेस सेक्टर में जाएगा, उससे सेल्फ रिलायंस की तरफ हमको और ज़्यादा जो है बूस्ट मिलेगा। भारत में आने वाले वक्त में ना सिर्फ फाइटर जेट्स और इस तरीके के आपके जितने भी कैरियर्स वगैरह हैं, और भी अलग अलग तरीके के जो आपके पूरे जितने भी आपके एरोप्लेन्स वगैरह हैं, उनकी मैन्युफैक्चरिंग होना शुरू हो सकेगी, ये संभव हो पाएगा। अब ये पूरा का पूरा जो एएमसीए है, इसका डेवलपमेंट भी 2 फेजेस में किया जा रहा है। फिलहाल जो आपका मॉडल बनकर तैयार होगा एएमसीए का, एडवांस मल्टी कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, इसको बोला जाएगा एएमसीए MK1। इस एएमसीए MK1 में हम लोग जो इंजन इस्तेमाल कर रहे हैं वो जनरल इलेक्ट्रिक का F414 इंजन है। अब यहाँ पे भी एक बड़ी अच्छी कहानी है, इससे हमको ये समझ में आता है कि क्यों हमको सेल्फ रिलायंस जो है वो करना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। जनरल इलेक्ट्रिक का ये जो F414 इंजन हम लोग लगाना चाहते हैं अपने एएमसीए में, इसके हम लोगों ने ऑर्डर्स दे दिए हैं और इसकी पेमेंट वगैरह भी हो गई है, मगर जनरल इलेक्ट्रिक इसका जो डिलीवरी है उसको लटकाया चला जा रहा है। लगभग 2-2.5 साल उन्होंने हमारी डिलीवरी डिले कर दी है, और अभी भी जो है जून के महीने तक इसकी डिलीवरी या मई के महीने तक डिलीवरी होनी थी, अब वो कह रहे हैं कि हम लोग जुलाई तक ही कर पाएंगे, उसके पहले नहीं हो पाएगा। तो जब आपके पास में कोई चीज़ नहीं है और आप किसी दूसरे पर रिलाय करते हो, तो इस तरीके से वो आपको लटका के आपके प्रोजेक्ट्स को और ज़्यादा जो है डिले करवाता है। तो फिलहाल जो MK1 या यूँ बोलना चाहिए कि एएमसीए का जो स्टेज 1 है, उसमें हम लोग जनरल इलेक्ट्रिक के F414 इंजन के साथ में जो है अपने फाइटर जेट्स को डेवलप करेंगे। इसके बाद हम लोगों ने एक और स्टेज सोच रखा है जिसका नाम है MK2। इसमें हम भारत का खुद का एक पावरफुल इंडिजिनस इंजन डेवलप कर रहे हैं, क्योंकि 414 की जो डिलीवरी के नाम पे नाटक हुआ है, और सेल्फ रिलायंस के लिए भी, और उसकी मदद से फिर जो है हम लोग इसका एक ज्यादा बेहतर वेरिएंट बनाएंगे जिसका नाम रखा जाएगा एएमसीए MK2। तो याद रखना है, एडवांस मल्टी कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जो है इसको भी पूरा 2 फेजेस में डेवलप किया जा रहा है। MK1 जिसमें जनरल इलेक्ट्रिक का इंजन लगाया जा रहा है, और MK2 जिसमें हम लोग अपना खुद का एक इंडिजिनस पावरफुल इंजन डेवलप कर रहे हैं, उसको लगाकर हम लोग अपना काम आगे चलाएंगे। तो ये जो है आपका ये पूरी न्यूज़ हो गई। अब इस पूरी न्यूज़ में एक वर्ड आया था कि ये जो पूरा प्रोग्राम है या फिर ये जो पूरा प्रोजेक्ट है, एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी जो है ये इसको लीड करेगी। थोड़ा सा इसके बारे में भी बात करते हैं कि एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी क्या है। तो एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी एक डिपार्टमेंट है जो आपका डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंडर में काम करता है। इसको डीआरडीओ से कंफ्यूज मत करिएगा। डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक अलग ऑर्गेनाइजेशन है, डीआरडीओ एक अलग ऑर्गेनाइजेशन है। तो इस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंडर में ये एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी आती है, और इसको 1984 में बेंगलोर में स्टैब्लिश किया गया था। इनका ऑब्जेक्टिव ये है कि भारत का के जो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम है उसको पूरा देखना, उसका पूरा डेवलपमेंट जो है इनकी जिम्मेदारी में डाला गया। भारत को काफ़ी लंबे वक्त से जो है हम लोग अपने खुद के एयरक्राफ्ट डेवलप करना चाह रहे थे, उसमें भी लाइट जो आपके कॉम्बैट एयरक्राफ्ट होते हैं उनको डेवलप करने का जो है प्रोग्राम काफ़ी लंबे वक्त से चल रहा है। तो 1984 में इसी को ध्यान में रखते हुए एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी बनाई गई, और इन पर जिम्मेदारी डाली गई है कि इंडिया के जो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का प्रोग्राम है ये आप लीड करोगे, और उसमें जो भी फिर डेवलपमेंट वगैरह लेकर आना है वो सब भी करना आपकी जिम्मेदारी है। तो इन लोगों ने अल्टीमेटली तेजस को डेवलप किया, जो 2015 में इंडक्ट हो चुका है, और हाल फिलहाल ये उसका जो एडवांस वेरिएंट है तेजस MK2 उसको डेवलप करने में लगे हुए हैं। इसी तरीके से TEDBF एंड AMCA। ये TEDBF का मतलब क्या है? इसका फुल फॉर्म होता है ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर। तो ये जो ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर है ये बेसिकली आपकी जो नेवी के एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं उनके लिए डेवलप किया जा रहा है, और साथ ही साथ आपका जो AMCA पे हम लोगों ने इतनी बात करी तो इसके डेवलपमेंट में भी हमारा ये एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी लगी हुई है। तो इस एजेंसी के बारे में थोड़ी सी जानकारी रहनी चाहिए, क्योंकि ये AMCA का जो पूरा आपका प्रोटोटाइप डेवलप होगा इसके चलते भी समाचार न्यूज़ में आ गया। AMCA जो है आपका, इतनी देर से अपन लोग बात कर रहे हैं एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, इस पर भी थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं कि इस एयरक्राफ्ट की क्या क्या खासियत हैं, क्या क्या स्पेशलिटीज़ हैं, क्योंकि अब ये समाचार भी न्यूज़ में आ गया है तो हाई चांसेस हैं कि आप AMCA की जो कैपेबिलिटीज हैं, जो क्षमताएं हैं, उनके ऊपर भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो AMCA या फिर एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट इज अ प्लान्ड इंडियन सिंगल सीट ट्विन इंजन ऑल वेदर 5th जनरेशन स्टेल्थ मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट बीइंग डेवलप्ड फॉर द इंडियन एयरफोर्स एंड द इंडियन नेवी। तो AMCA जो है भारत का इंडिजिनस 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है, जिसमें एक सिंगल सीट होगी, यानी कि एक सिंगल पायलट के लिए, और 2 इंजन इसमें लगाए जा रहे हैं। साथ ही साथ किसी भी मौसम में ये ऑपरेट करने में इसकी क्षमता रहेगी। इस तरीके का ये 5th जनरेशन का स्टेल्थ
स्टेल्थ का मतलब क्या होता है? स्टेल्थ एक आपकी इस तरह से समझ लें कि टेक्नोलॉजी है जिससे आप रडार की पकड़ में नहीं आते या रडार को चकमा दे सकते हो। ये इस तरीके का जो एक एयरक्राफ्ट जो है डेवलप किया जा रहा है, जिसके कई सारे आपके रोल्स हो सकते हैं। एक तो कॉम्बैट का रोल हो सकता है, कॉम्बैट के अलावा और भी जो है कई सारे रोल्स वगैरह जो अदा करता है या इससे करवाए जाएंगे। इस तरीके का जो है एयरक्राफ्ट है। फिर से पढ़ देता हूं, एक सिंगल सीट ट्विन इंजन वाला ऑल वेदर 5th जनरेशन स्टेल्थ मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। इसको डेवलप किया जा रहा है इंडियन एयरफोर्स के लिए और इंडियन नेवी के लिए। एयरक्राफ्ट जो है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसको डिजाइन किसने किया है, एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी वालों ने इसको डिजाइन किया है। एंड एन एयरक्राफ्ट डिजाइन एजेंसी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। तो ये एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी जो है, ये वैसे तो इसको पूरी की पूरी जिम्मेदारी है कि आपने आपके जो जो कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है वो डेवलप करने का पूरा प्रोग्राम देखना है, बट उसमें इसकी जो एक खास रोल है वो ये भी है कि आपने एक एयरक्राफ्ट डिजाइन एजेंसी के तौर पर भी काम करना है। तो इसकी पूरी डिजाइन वगैरह की जिम्मेदारी इन लोगों के ऊपर डाली गई थी और इन लोगों ने अल्टीमेटली इसकी डिजाइन बनाकर हमको दी। मास प्रोडक्शन जैसा कि मैंने आपको बताया 2033-34 या 35 तक एक्सपेक्टेड है कि ये शुरू हो जाएगा। एंड एक्सपेक्टेड यही है कि कई सारे मल्टी रोल्स जो है वो परफॉर्म करेगा, जैसे कि एयर सुप्रीमेसी जो है उसको मेंटेन रखना। एयर सुप्रीमेसी का मतलब क्या होता है कि अगर कभी एयरफोर्स से टू एयरफोर्स आपकी फाइट होती है तो आपकी जो टेक्नोलॉजी है, आपकी जो पूरी कैपेबिलिटी है, वो सामने वाले आपको जो दुश्मन है उससे ज़्यादा बेहतर होनी चाहिए, जिससे कि आप अपनी एयर सुप्रीमेसी जो है मेंटेन कर सकें। उनका कोई भी जो आपका वेपन है वो आपके सामने, वो आप पे हावी ना हो पाए, आप सबको जो है निष्क्रिय कर सकने की क्षमता रखते हो और अपनी एयर सुप्रीमेसी जो है वो मेंटेन कर सकें। ग्राउंड स्ट्राइक अगर कहीं पे करनी हो तो उसके लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। दुश्मन के जो आपके एयर डिफेंसेस होते हैं, जैसे कि आपकी सरफेस टू एयर आपके जो एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम लगाए जाते हैं, उनको अगर आपको डिस्ट्रॉय करना है या फिर कोई इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर मिशन आपको लेना है जिससे कि आप उनके कोई क्रिटिकल इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स वगैरह को खराब करना चाहते हैं, जिससे उनकी जो रडार्स वगैरह होगा या इस तरीके के दूसरे आपके इक्विपमेंट्स होगा, तो उसके लिए भी जो है एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल किया जा सकता है। अब एक्सपेक्टेड ये है कि आज की तारीख में भारत की जो सुखोई Su-30 MKI आपका जो एयर सुपीरियरिटी फाइटर जेट्स हैं जो हम लोगों ने रशिया से लिए थे, जो आज की तारीख में इंडियन एयरफोर्स की बैकबोन है, ये हमारे आप कह सकते हैं सबसे क्रूशियल या सबसे क्रिटिकल फाइटर जेट्स हैं। अल्टीमेटली इनको भी रिटायर तो करना ही पड़ेगा एक ना एक दिन। तो जब ये रिटायर होंगे तो एक्सपेक्टेड ये है कि फिर हम लोग AMCA से जो है इनको रिप्लेस करेंगे। सुखोई हम लोगों ने रशिया से लिए थे, बट अब आगे एक्सपेक्टेड यही है कि इनको रिप्लेस करके हम लोग अल्टीमेटली अपना एडवांस मल्टी कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जो है तो उसका मास मैन्युफैक्चरिंग करके 2035 के बाद जैसे जैसे आपके सुखोई जो है वो रिटायर होते जाएंगे तो उसकी जगह पे हम लोग इनको लाकर रिप्लेस करते जाएंगे और आने वाले फ्यूचर में ये इंडियन एयरफोर्स की बैकबोन बनेगी। अभी अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि हमारा खुद का डिजाइन किया हुआ, हमारे अपने देश में बना हुआ हमारा 5th जनरेशन फाइटर जेट हमारी देश की जो एयरफोर्स है उसका मेन बैकबोन का काम करेगा। और फिर जैसे आज की तारीख में अमेरिका के F-16 हो गए, F-35 हो गए, रशिया का सुखोई हो गया, फ्रांस का राफेल हो गया, अब जिस तरह से ये फेमस हुए हैं तो आने वाले वक्त में हमारा फिर AMCA भी जो इंडियन एयरफोर्स इस्तेमाल करना शुरू करेगी और इसकी फिर ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज वगैरह जैसे जैसे दुनिया को पता चलेंगी तो दूसरे देश भी इसको लेंगे, तो फिर इसकी सप्लाई भी की जाएगी और अल्टीमेटली इस तरह से इंडिया का एक जो ब्रांड है डिफेंस के सेक्टर में वो अपने आप में और ज़्यादा जो है एस्टैब्लिश होगा और हमारा जो डिफेंस की मैन्युफैक्चरिंग है उसको और ज़्यादा यहाँ से बूस्ट मिलेगा। AMCA डिजाइन इज ऑप्टिमाइज्ड फॉर लो रडार क्रॉस सेक्शंस एंड सुपर क्रूज कैपेबिलिटीज, यानी कि ये कि रडार आपका कितना भी ज्यादा मजबूत हो, लो रडार क्रॉस सेक्शन का मतलब ये है कि छोटे से छोटे एरिया को अगर रडार आपका पकड़ सकता है तो वहां पर भी इस तरीके के पावरफुल रडार्स को ये चकमा देने की क्षमता रखे। और सुपर क्रूज कैपेबिलिटी यानी कि जो साउंड की स्पीड आप क्रॉस कर जाते हो और उसके बाद एक कांस्टेंट स्पीड पकड़ के जो चलने की क्षमता होती है उसे बोला जाता है सुपर क्रूज कैपेबिलिटी। तो वो इसको भी मेंटेन रख सके, इन सारी चीजों को जो है इंश्योर करते हुए इस पूरी की पूरी डिजाइन को अपना बना के तैयार किया गया। तो ये जो है AMCA की कुछ क्षमताएं हैं, कुछ आपकी कह सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो इनको भी आपको ध्यान रखना है। अब ये तो अपना पूरा समाचार हो गया। यहाँ से अब क्वेश्चंस कौन कौन से बनकर तैयार हो सकते हैं थोड़ा सा उसको हम लोग डिस्कस करते हैं, फिर नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो यहाँ से बनेगा वो ये है कि रिसेंटली कौन से एयरक्राफ्ट का एग्जीक्यूशन मॉडल जो है इसके प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली है। तो याद रखना है एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के एग्जीक्यूशन मॉडल को मंजूरी दी गई है। अब ये AMCA का जो डिजाइन है ये किसने किया है इसको भी ध्यान रखना है, एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ने किया है। और फिर एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी पे भी जो क्वेश्चन बनेंगे जैसे अपन लोगों ने आगे देखे वो भी डिस्कस करेंगे। तीसरा क्वेश्चन ये बनेगा कि ये जो एग्जीक्यूशन मॉडल है एडवांस मल्टी कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का, इसको बना कौन रहा है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बना रहा है या कोई और बना रहा है। तो जवाब हो जाएगा अभी किसी को नहीं पता। अल्टीमेटली ये पूरा का पूरा जो आपका प्रोजेक्ट है इसके लिए सब लोग बिडिंग करेंगे, HAL वाले भी करेंगे, बाकी लोग भी करेंगे। अब उनमें से किसको मिलता है वो पता चलेगा बाद में, मगर इतना तय है कि HAL को बाय डिफॉल्ट इसकी मैन्युफैक्चरिंग अभी तक तो नहीं दी गई है। लास्ट की ये आपका जो AMCA है अल्टीमेटली इस कब तक एक्सपेक्टेड है कि ये जो आपका इंडक्शन हो जाएगा या फिर इसका प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। तो एक्सपेक्टेड ये है कि 32-33 के बीच में इसका प्रोडक्शन और 34-35 तक इसका इंडक्शन जो है आप इंडियन एयरफोर्स में करवाना चाहते हैं। एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि AMCA जो है वो कितने स्टेजेस में या कितने फेजेस में डेवलप किया जाएगा। तो इसके भी 2 फेजेस हैं, MK1 MK2। MK1 में आपका ये जनरल इलेक्ट्रिक का F414 इंजन लगाया जा रहा है और MK2 में एक इंडिजिनसली डेवलप पावरफुल इंजन जो है वो लगाया जाएगा जो भी डेवलपमेंट के स्टेज में। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी किसके अंडर में काम करती है तो इसको भी याद रखना है, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट
के अंडर में ये लोग काम करते हैं। 1984 में इनको बनाया गया था। ऑब्जेक्टिव क्या है? लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम जो है उसको आगे लेकर चलना है। और तेजस किसने डेवलप किया है? तेजस MK2 कौन डेवलप कर रहा है? फिर इसकी डिजाइन किसने बनाई थी? TED, VF और AMCA किसने बना के डेवलप किया? तो जवाब हो जाएगा इनकी डिजाइन वगैरह बनाना और डेवलपमेंट में आपका डिपार्टमेंट ऑफ एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी का बहुत बड़ा योगदान है। एंड इट गोज विदाउट सेइंग कि ये सब कुछ जो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में आता है सारा का सारा। AMCA की बात की जाए तो कौन से जनरेशन का फाइटर जेट है? तो 5th जनरेशन का स्टेल्थ मल्टी रोल कॉम्बैट फाइटर जेट है। एंड इसकी खास इस अल्टीमेटली इसकी मदद से आप कौन से एयरक्राफ्ट्स को रिप्लेस करना चाहते हो? तो जवाब हो जाएगा सुखोई Su-30 MKI को आप रिप्लेस करना चाहते हो, जो करंटली इंडियन एयरफोर्स की बैकबोन है। इतने कुछ क्वेश्चंस जो आपने बनकर तैयार होंगे। एंड लास्ट की इसमें सुपर क्रूज कैपेबिलिटीज भी हैं। सुपर क्रूज कैपेबिलिटी का मतलब क्या है? साउंड की रफ्तार को साउंड की जो स्पीड है उससे जब आप ज्यादा पे चलना शुरू करते हो तो उसके बाद में एक सर्टेन स्पीड पकड़कर कांस्टेंट उसी स्पीड पे चलना जो है सुपर क्रूज कैपेबिलिटी कहलाती है। इतने कुछ क्वेश्चन यहाँ से बनकर तैयार होंगे। इंपॉर्टेंट न्यूज है, आगे और जैसे जैसे डेवलप होगी तो उसके और भी फर्दर फैक्टर्स मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगा, बट इस न्यूज को अपने को अच्छे से प्रिपेयर करना है। खासतौर पर डिफेंस के एग्जाम के जो बच्चे हैं वो इसको अच्छे से पढ़कर जाएं, क्योंकि एक हाई चांसेस है कि यहाँ से आपको आपके एग्जाम में क्वेश्चंस देखने के लिए जरूर मिलेंगे। चले, दैट्स इट फ्रॉम दिस न्यूज। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज है DRDO चीफ के बारे में। समाचार ये है कि DRDO चीफ को दूसरी बार 1 साल का सर्विस एक्सटेंशन दिया गया। इनको जो है पिछले साल रिटायर होना था, तब भी इनको 1 साल का एक्सटेंशन मिला था, और अब जब इनको रिटायर होना था, इनका रिटायरमेंट का टाइम करीब था, तो फिर से इनको सेकंड टाइम इनकी सर्विस में 1 साल का एक्सटेंशन जो है इनको दिया गया। जाहिर सी बात है, अब अगर किसी ऑफिसर को 2-2 बार सर्विस का एक्सटेंशन दिया जा रहा है, इसका मतलब वो बहुत एक्सेप्शनली ब्रिलियंट काम कर रहा होगा, या जिन प्रोजेक्ट्स के ऊपर वो भी काम कर रहे होंगे, ऐसे वक्त में सरकार को लगा होगा कि लीडरशिप को चेंज नहीं किया जाना चाहिए। जो भी है, इससे एक बात समझ में आती है कि DRDO के जो प्रेजेंट चीफ हैं वो बड़े काबिल व्यक्ति हैं। एंड इस तरह से जनरली होता नहीं है कि आप एक अपने अफसर को 2-2 बार जो एक्सटेंशन दो, तो इसके चलते ये भी एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बन गए हैं, और इनके बारे में भी जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो अपने को थोड़ा सा पता होना चाहिए। समाचार क्या है? जो अपॉइंटमेंट्स कमेटी है कैबिनेट की, इन्होंने सेकेंड टाइम 1 साल का एक्सटेंशन समीर वी कामत साहब को दिया है, जो हाल फिलहाल सेक्रेटरी हैं डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के, और साथ ही साथ DRDO के चेयरमैन हैं। और अब जो है ये अपने पदों पर 31 मई 2026 तक बने रहेंगे। इनका पहली बार DRDO में अपॉइंटमेंट 2022 में हुआ था, या फिर यूँ बोलना चाहिए इन दोनों पदों पर इनका अपॉइंटमेंट 2022 में हुआ था, और इनका अल्टीमेटली जब इनका टेनर खत्म हुआ तो उनको फिर 1 साल का एक्सटेंशन दिया गया, और उसके बाद सेकंड टाइम जो है 1 साल का एक्सटेंशन और इनको दिया गया। तो ज़्यादा कुछ तो है नहीं यहाँ पे बताने के लिए, सीधा सीधा 1-2 ही क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं कि DRDO के जो आपके चीफ है उनका नाम क्या है? तो जवाब हो जाएगा समीर वी कामत। तो पर्सन इन न्यूज़ के तौर पर ये जो है आपका पूछा जा सकता है एक। और दूसरा ये कि रिसेंटली जो आपके DRDO चीफ है इनको सर्विस का एक्सटेंशन दिया गया, तो पहली बार इनको 1 साल की सर्विस का एक्सटेंशन दिया गया या दूसरी बार दिया गया? तो अपने को ध्यान रखना है सेकंड टाइम इनको 1 साल का एक्सटेंशन दिया गया। 2022 में अपॉइंटमेंट हुआ था, 23 में जो है इनका अपॉइंटमेंट खत्म होना था, 23 या 24 के मिड में जो इनका टेनर खत्म होना था, तब इनको 1 साल का एक्सटेंशन दिया गया, और अब सेकंड टाइम में फिर से जो है इनको 1 साल का एक्सटेंशन देकर 2026 तक इनके पद पर रखा जाएगा। 2 बातें क्लियर होती हैं, आदमी बड़ा ब्रिलियंट है, अपना काम जबरदस्त कह सकते हैं निष्ठा के साथ में कर रहे हैं, तभी सरकार ने इस तरह से दूसरी बार जो है इनको एक्सटेंशन देकर एक तरीके से पुरस्कृत किया है। और दूसरी चीज़ इससे ये भी समझ में आता है कि DRDO जो है इस वक्त अपने बड़े क्रिटिकल किस्म के जो है प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है, जिसमें सरकार को ऐसा लगा होगा कि शायद अभी लीडरशिप चेंज करना ठीक नहीं है, इसलिए भी इनको शायद इनकी पद पर बनाए रखा गया है। फोटोग्राफ देख लीजिए इनका। चलें, तो ये अपने को याद रखना है पर्सन इन न्यूज़ में। सीधा सीधा एक क्वेश्चन जो है यहाँ से रेलवे हो गया, NTPC का एग्जाम, SSC CGL, इन सब में पूछा जा सकता है। चलें, दैट्स इट फ्रॉम दिस न्यूज़। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ डिस्कस करते हैं। इसमें हमको रॉडटेप स्कीम के बारे में बात करनी है। अब ये रॉडटेप स्कीम क्या है, क्यों न्यूज़ में है, सारी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करते हैं। समाचार है कि सरकार ने अपनी एक स्कीम चल रही थी जिसका नाम था रेमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट स्कीम, जिसको शॉर्ट में रॉडटेप स्कीम बोला जाता था। ये कुछ वक्त पहले खत्म हुई थी। इसके रिस्टोरेशन की घोषणा करी है, या फिर ये बोला है कि इस स्कीम को फिर से चालू किया जा रहा है इन 3 कैटेगरीज के लोगों के लिए, या इन 3 कैटेगरीज के तहत में जो एक्सपोर्ट किया जा रहा था सामान, उनके लिए। कौन कौन है? एडवांस ऑथराइजेशन होल्डर्स के लिए, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स के लिए, एंड यूनिट्स इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। अब ये क्या होता है इसको हम लोग थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। फिलहाल इतना समझिए कि 3 कैटेगरीज होती हैं एक्सपोर्टर्स की। इन 3 कैटेगरीज ऑफ एक्सपोर्टर्स के लिए रॉडटेप स्कीम को फिर से जो है चालू किया जा रहा है, या फिर इसका रिस्टोरेशन किया जा रहा है। अब इस स्कीम को जब चालू किया गया था, तो इससे भारत की जो आपकी कोविड के बाद में जो नुकसान हुआ था हमारे पूरे व्यापार को, उसको रिस्टोर करने में या रिकवर करने में काफी एक इंपॉर्टेंट योगदान रहा था। एंड अब अल्टीमेटली इस स्कीम को जो है इस साल खत्म किया गया था फरवरी में। एंड ओवरऑल अगर देखा जाए इस स्कीम के चालू होने से फरवरी में जब इसको डिसकंटिन्यू किया गया, इसका बड़ा एक पॉजिटिव या फिर एक कह सकते हैं बूस्टिंग इंपैक्ट आपके मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे देखने को मिला। कोविड के चलते जितना नुकसान हुआ पहले
लेवल है तो उसकी रिकवरी कराने में स्कीम ने बहुत बड़ा योगदान दिया। दूसरा, आपके एक्सपोर्ट्स का जो पूरा वॉल्यूम था उसको बढ़ाने में भी इस पर्टिकुलर स्कीम का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो अब फिर से ये स्कीम इन 3 कैटेगरीज के एक्सपोर्टर्स के लिए चालू की जा रही है, तो इससे एक्सपेक्टेड यही है कि इसका हमारे जो एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस है उसको बूस्ट करने में इसका एक मेजर इंपैक्ट जो है आने वाले दिनों में आपको देखने के लिए मिलेगा। It was started in 2021 under RoDTEP scheme. Exporters are reimbursed for any embedded duties, taxes, or levies that are not otherwise reimbursed by any other existing scheme. The scheme ended on 5th of February 2025, following which export bodies lobbied for an extension. तो ये स्कीम कब चालू की गई थी? 2021 में। क्यों चालू की गई थी? कोविड के बाद जो पूरा आपका व्यापार बैठ गया था, इकोनॉमी जो है लगभग 23% करीब जो है आपकी इकोनॉमी श्रिंक हुई थी या नुकसान हुआ था। तो इन सारी चीज़ों को फिर से चालू करने के लिए, एक्सपोर्ट सेक्टर को बूस्ट देने के लिए स्कीम 2021 में लाई गई थी, ताकि कोविड के चलते जितना नुकसान हुआ है उसको रिकवर किया जा सके। अब इस स्कीम में होता यह है, देखिए जनरली क्या होता है कि अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं तो जो भी आपने प्रोडक्ट बनाया है या जो भी आपने सर्विसेज वगैरह बनाई है, अल्टीमेटली जब उनका एक्सपोर्ट होता है, मैन्युफैक्चरिंग से लेकर उनके एक्सपोर्ट तक पे आपके ऊपर कई सारी ड्यूटीज लगती हैं, कई सारे टैक्सेस लगते हैं, कई सारी लेवाइज जो है लगाई जाती हैं। इससे आपका अगर लेट से सामान आपका 100 रुपए का बना था फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, और सारे ड्यूटीज और टैक्सेस और लेवाइज लगाते लगाते पता चला वो 170 रुपए का हो गया, ठीक है, वो सामान 170 रुपए का हो गया, आपने अपना भी कुछ मुनाफा जोड़ा और पता चला आपने उस सामान को 200 रुपए में बेच दिया। अब इसी के सामने आपका जो कॉम्पिटिटर है इंटरनेशनल मार्केट में, वो इस सामान को 190 रुपए का या 195 रुपए का बेच रहा है, तो जाहिर सी बात है 10 रुपए या 5 रुपए का फर्क काफी ज्यादा आता है। किसी भी मुद्रा में आप देखोगे एक सिग्निफिकेंट अमाउंट बनता है, तो आपका जो सामान है कंपैरेटिवली कम बिकेगा, उस आदमी का सामान जो है कंपैरेटिवली ज्यादा बिकेगा। बट ऑब्वियस सी बात है, अगर आपने सामान को बना के बेचा है तो टैक्स आपको उसके ऊपर देने ही पड़ेंगे। 100 रुपए का आपका सामान है तो 70 रुपए आपके टैक्स है, तो आपको चुकाने पड़ेंगे, और कुछ ना कुछ तो आप भी कमाओगे, तो एक सर्टेन वैल्यू से कम पे उसे आप बेच नहीं सकते। इससे होगा ये कि भारत का जो फिर एक्सपोर्ट हो रहा होगा वो कम होगा, और उसी के सामने वही सामान अगर कोई आपको दूसरा कॉम्पिटिटिव नेशन जो बेच रहा होगा उसको एक एडवांटेज मिल जाएगा। ऐसी परिस्थिति से बचाने के लिए किया यह जाता है कि एक्सपोर्ट करने वाले जितने भी एक्सपोर्टर्स होते हैं उनसे जो भी ड्यूटीज लगाई जा रही हैं, जो भी टैक्सेस लगाए जा रहे हैं, जो भी इनके ऊपर लेवाइज लगाई जा रही है, जितना भी पैसा उनसे लिया जाता है वो उनको अल्टीमेटली रियम्बर्स कर दिया जाता है कि अगर आपके ऊपर भैया लेट से 70 रुपए के करीब टैक्स वगैरह लगा है तो चलो अभी आप पे तो कर दो, मगर बाद में आप अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट वगैरह फाइल करना है तो आपको 70 रुपए जितने आपसे लिए गए हैं तो वो आपको वापस कर दिए जाएंगे। तो अल्टीमेटली आप अपना जो है प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा भी सकते हो और कम रेट पर उसको एक्सपोर्ट कर सकते हो, ताकि उसकी जो कॉम्पिटिटिवनेस है वो एक्सपोर्ट मार्केट में बनी रहे। तो RoDTEP स्कीम ने ये बोला था कि आपके ऊपर जितनी भी आपकी ड्यूटीज, टैक्सेस और लेवाइज लगाई जा रही हैं, जो किसी दूसरी स्कीम के तहत में रियम्बर्स नहीं हो रही, कोई भी जितनी भी हमारी एक्जिस्टिंग स्कीम्स चल रही हैं और उनके तहत में आपको जो भी फायदा मिल रहा है, उनमें से अगर कोई भी स्कीम के तहत में आपके ऊपर लगने वाले ड्यूटीज, टैक्सेस और लेवाइज जो है अगर वो रियम्बर्स नहीं हो रहे हैं, उसका पैसा आपको वापस नहीं मिल रहा है, तो उसका पैसा आपको ये जो RoDTEP स्कीम है इसकी मदद से दिया जाएगा। इससे हो ये रहा था कि जो एक्सपोर्ट होने वाला सामान था उसके ऊपर नगण्य या फिर बहुत कम मात्रा में टैक्सेस वगैरह लग रहे थे, एंड एक्सपोर्टर अच्छा खासा कमा भी रहे थे और काफी सस्ते दामों में आपका सामान एक्सपोर्ट भी हो रहा था। इससे बम्पर बिक्री हुई है और उससे फिर भारत का एक्सपोर्ट बूम हुआ, उससे खूब हमने पैसा भी कमाया। तो अल्टीमेटली फिर इस स्कीम को चलाया गया 2021 से 22, 22 से 23, 23 से 24 और 24 से 25 में 5 फरवरी 2025 को इस स्कीम को खत्म किया गया। लॉजिक ये दिया गया कि अब कोविड जा चुका है और उसका जो भी नुकसान हुआ था वो भी रिकवर हो गया है, उसके बाद में आपने ठीक ठाक कमाया भी है और अब आप फाइनेंशियली जो है काफी अच्छी स्थिति में है, तो अब जो है इस स्कीम को लागू करने का या फिर और कंटिन्यू करने का कोई सेंस नहीं बनता। इस थॉट प्रोसेस के साथ में 5 फरवरी 2025 को इस स्कीम को खत्म किया गया। मगर वो होता ना कि शेर के मुंह में खून लग जाता है, तो वही बात हुई। एक्सपोर्ट बॉडीज ने अब तक इस स्कीम का जो फायदा उठाया था, अब वो इसको गो अवे नहीं करना चाहते थे, तो उन्होंने फिर खूब जमकर लॉबी करी कि स्कीम जो है इसको एक्सटेंड किया जाए, इसको कुछ और समय तक चलाया जाए। तो अल्टीमेटली सरकार ने फिर उनकी भावनाओं को सम्मान करते हुए अब ये किया है कि ये 3 कैटेगरी ऑफ जो एक्सपोर्टर्स हैं, जिनके बारे में भी हम लोग बातचीत करेंगे, इनके लिए इस स्कीम को जो है अभी और फर्दर जो है बढ़ा दिया है और अभी ये कंटिन्यू करेगी। अब ये जो 3 कैटेगरीज हैं, एडवांस ऑथराइजेशन होल्डर, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट और यूनिट इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन, थोड़ा सा इनके बारे में बात करते हैं क्योंकि इनको एक्सटेंशन मिल रहा है, इनको फायदा मिल रहा है इस चीज़ का, तो ये भी न्यूज़ में आ गए हैं और यूपीएससी इसमें से हाई चांसेस हैं कि क्वेश्चन पूछ सकती है। मुझे एक फीलिंग है इनफैक्ट कि ये क्या होते हैं, इसके ऊपर एक सवाल 2026 की यूपीएससी प्रीलिम्स में भी आ सकता है, और इसके अलावा जो दूसरे एग्जामिनेशन होने हैं, एपीएफओ का होने वाला है, सीएपीएफ है, सीडीएस हो गया, एनडीए हो गया, उसमें से शायद किसी एक एग्जाम में इनमें से किसी एक के बारे में कम से कम जो है पूछा जा सकता है। इसलिए एक एक करके इनको हम लोग डिस्कस करते हैं। ये एडवांस ऑथराइजेशन होल्डर क्या होता है, सबसे पहले ये देखते हैं। An advance authorization holder is an individual or company that has been granted permission to import raw materials or goods duty free for use in manufacturing of export products under the advance authorization scheme. तो advance authorization holder क्या है? एक स्कीम चलाई जा रही है, advance authorization scheme। इसको अब ये advance authorization holder जो है ये एक ऐसा इंडिविजुअल होता है, कोई इंडिविजुअल भी हो सकता है या फिर कोई एक कंपनी भी हो सकती है, जिसको ये परमिशन दी जाती है कि भैया तुम कोई कच्चा माल अगर भारत में ला रहे हो तो, या फिर कोई गुड्स वगैरह अगर तुम ला रहे हो तो तुम उसको ड्यूटी फ्री इंपोर्ट कर सकते हो। बात को समझिएगा, भारत में मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए अगर तुम बाहर से कोई सामान इंपोर्ट करके ला रहे हो, कोई रॉ मटेरियल ला रहे हो, तो उसके ऊपर कायदे से सरकार जो टैक्सेस वगैरह लगाती है, जो ड्यूटीज वगैरह लगाती है, हम तुम्हारी माफ कर देंगे। और ये रॉ मटेरियल लाया क्यों जा रहा है? इससे कुछ सामान बनाया जाएगा और उस सामान को बनाकर फिर अल्टीमेटली एक्सपोर्ट किया जाएगा।
तो अगर कोई व्यक्ति, इंडिविजुअल या फिर कोई कंपनी भारत में रॉ मटेरियल ला रहा है और इस नियत के साथ में ला रहा है कि इससे सामान बनाकर अल्टीमेटली वो एक्सपोर्ट करेगा, या फिर जो भी सामान बनाएगा उसका मेजर हिस्सा कम से कम जो है वो एक्सपोर्ट करेगा, तो इस तरीके के सामान लाने वाले इंडिविजुअल या फिर कंपनी को, और ये सारा का सारा सामान भी जो है एक पर्टिकुलर स्कीम के तहत में एक्सपोर्ट करेगा जिसका नाम है एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम, तो इस तरीके के व्यक्ति को ये सारा मटेरियल बिना ड्यूटी के इंपोर्ट करने की इजाजत दी जाती है, और इस तरीके के व्यक्ति या फिर इस तरीके की जो कंपनी है वो एडवांस ऑथराइजेशन होल्डर कहलाता है। तो पहली ये कैटेगरी हो गई एडवांस ऑथराइजेशन होल्डर की, इन लोगों को रॉडटेप स्कीम का फायदा दिया जा रहा है। एक तो ये होगा एडवांस ऑथराइजेशन होल्डर, याद रखना है कौन है, एक स्कीम है एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम, उसके तहत में जो सामान एक्सपोर्ट किया जाता है भारत से, उसको बनाने के लिए अगर आप कोई रॉ मटेरियल या फिर कोई चीज़ अगर भारत में इंपोर्ट कर रहे हो तो उस पर ड्यूटी नहीं लगाई जाती, एंड इस तरीके का सामान लाने वाला इंडिविजुअल या फिर इस तरीके की जो कंपनी है वो एडवांस ऑथराइजेशन होल्डर कहलाता है। दूसरा है एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स, ये इंपॉर्टेंट है, इस पर सवाल आने के चांसेस आएंगे। Export-oriented units are manufacturing or service sector units that are established with the primary goal of exporting their entire production of goods or services. याद रखिएगा, export-oriented units क्या होती हैं? Export-oriented units बेसिकली वो यूनिट्स होती हैं जो या तो किसी सामान की मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं या फिर किसी सर्विस की जो है मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं, और इनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ये है कि हालांकि ये भारत में बैठकर मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं या फिर जो भी आपका चाहे कोई प्रोडक्ट हो गया चाहे कोई सर्विस हो गई, मगर ये पूरा का पूरा इनका जो प्रोडक्शन है गुड्स या सर्विस का, ये भारत में इस्तेमाल नहीं होगा, ये सारा का सारा बाहर एक्सपोर्ट होगा। समझिएगा इस बात को। लेट्स से कि कोई आपकी मेडिसिन हो गई जो किसी एक सर्टेन तरीके की बीमारी को ठीक करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। अब मजे की बात यह है कि भारत में वो बीमारी जो है वो पाई नहीं जाती है, उसका आउटब्रेक जो है भारत में होता ही नहीं है। ये सारी की सारी मेडिसिन जो बनती है, लेट्स से अगर आप इसको बनाया इंडिया में जाता है मगर आपने उठा के पूरी की पूरी मेडिसिन अफ्रीका में जो है आपने एक्सपोर्ट कर दी, तो इस तरीके की मेडिसिन बनाने वाली जो यूनिट होगी उसको एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट बोला जाएगा। इसी तरह से अगर लेट्स से कि कोई सॉफ्टवेयर है, कोई सॉफ्टवेयर जो है कोई कंपनी आपका बना के तैयार कर रही है मगर वो इस सॉफ्टवेयर को भारत में नहीं बेचती, या फिर वो सॉफ्टवेयर जिन ऑब्जेक्टिव्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है वो इंडिया में उसकी कोई जरूरत नहीं है। आपने सॉफ्टवेयर इंडिया में बैठ के बनाया बट ये पूरा का पूरा आपने एक्सपोर्ट कर दिया लेट्स से यूरोप में, आपने यूरोप में या फिर आपने यूनाइटेड स्टेट्स में ये सारा का सारा जो सॉफ्टवेयर है एक्सपोर्ट कर दिया। तो इस तरीके के गुड्स या सर्विसेज जिनको बनाने के लिए आपने यूनिट लगाई है भारत में, मैन्युफैक्चरिंग आप भारत में कर रहे हो बैठ के, बट प्राइमरी ऑब्जेक्टिव आपका क्या है कि जो पूरा का पूरा आपका प्रोडक्शन है चाहे गुड्स का या सर्विसेज का, वो सारा का सारा बाहर एक्सपोर्ट होगा, उसका इंडिया में किसी तरीके का कोई इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। तो इस तरीके की जो यूनिट्स होती हैं इसको एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स बोला जाता है। अंडर द एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट स्कीम, यूनिट्स कैन बी सेटअप इन वेरियस एरियाज लाइक मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, रिपेयर, रिकंडीशनिंग, एग्रीकल्चर एंड मोर। तो एक पूरी की पूरी स्कीम जो है इसके लिए चलाई जाती है एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट स्कीम। इसके तहत में ऐसी स्पेसिफिक यूनिट्स लगाई जाती हैं, मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर में भी लगाई जा सकती हैं, सर्विसेज के सेक्टर में भी लगाई जा सकती हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, रिपेयर, रिकंडीशनिंग, एग्रीकल्चर और इस तरीके के और भी कई सारे सेक्टर्स होते हैं उसमें इस तरीके की यूनिट लगाई जा सकती हैं। ऑब्जेक्टिव बहुत क्लियर है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम इज टू बूस्ट एक्सपोर्ट्स, इंक्रीज फॉरेन एक्सचेंज, अर्निंग्स एंड अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट। तो तीन ऑब्जेक्टिव्स के साथ में पूरी की पूरी स्कीम चलाई जाती है और ये यूनिट्स लगाई जाती हैं। एक तो सारा का सारा सामान अगर आप बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हो तो इससे आपका जो भारत के एक्सपोर्ट्स हैं उसको बूम करने में मदद मिल रही है, उसको बूस्ट करने में मदद मिल रही है। दूसरा, आप एक्सपोर्ट करोगे तो जाहिर सी बात है आप कमाओगे, तो फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स जो है वो आप भारत के अंदर ला रहे हो। और तीसरा, जब इतने बड़े लेवल पर आप एक्सपोर्ट करोगे किसी सामान का तो अल्टीमेटली फिर आपका जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो इस तरीके की जो भी आपकी यूनिट्स हैं इसमें इंटरेस्टेड होंगे, वो भी इसमें पैसा लगाना चाहेंगे प्रॉफिट कमाने के उद्देश्य से। तो इस तरीके के लोग फिर आपका जो है इन्वेस्टमेंट कर सकें, इस तरीके के आपके इन्वेस्टर्स का इन्वेस्टमेंट जो है भारत में अट्रैक्ट किया जा सके, तो ये भी जो है इस तरीके की एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स की पूरी स्कीम के को लगाने के पीछे का एक मेजर ऑब्जेक्टिव है। तो ये याद रखिएगा एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स क्या होती हैं। तीसरे आते हैं आपकी स्पेशल इकोनॉमिक जोन की यूनिट्स। अब स्पेशल इकोनॉमिक जोन यूनिट्स रेफर टू एंटिटीज लाइक कंपनीज दैट आर ऑथराइज्ड टू ऑपरेट विद इन द डेजिग्नेटेड एरियाज। इसको थोड़ा सा समझते हैं। भारत में अगर आपने व्यापार करना है तो देखें, एक तो आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के कुछ कानून हैं, और एक फिर जहाँ पे आप जिस स्टेट में व्यापार कर रहे हो, जो भी आपकी यूनिट वगैरह लगा रहे हो मैन्युफैक्चरिंग की या जिस भी चीज़ की, उसके फिर आपके स्टेट गवर्नमेंट के भी अपने कुछ कानून होते हैं। कई बार इन कानूनों के चलते बहुत अड़चनें आती हैं और बड़े बड़े जो बिजनेसेस हैं वो भारत में अपने ऑफिसेज या अपना काम ना लगा के किसी दूसरे देश निकल जाते हैं। इस तरीके की आपकी जो खासतौर पर जो आपके बिजनेसेस वगैरह हैं उनको अट्रैक्ट करने के लिए सर्टेन स्टेट्स में आपके सर्टेन जोन्स बनाए गए जिनको बोला गया है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। उसमें होता यह है कि आपके सेंटर के भी सारे के सारे जो आपके कानून है वो एज इट इज लागू नहीं होते, और स्टेट के भी सारे कानून एज इट इज लागू नहीं होते। यहाँ पर इस तरीके के रूल्स एंड रेगुलेशंस लागू होते हैं ताकि वो ट्रेड फ्रेंडली या फिर बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट जो है आपके इन्वेस्टर्स को बनाकर दें, जिससे कि वो भारत में अपना जो भी काम वो करना चाहते हैं वो करें। तो इस तरीके के जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स होते हैं उसमें ये यूनिट्स लगाई जाती हैं, और इनको जो है एक तरीके के लिबरल लॉज होते हैं टैक्स के रिस्पेक्ट में, और जो भी आपके कंप्लाइंस वगैरह होते हैं उसके रिस्पेक्ट में उसका फायदा जो है देखने को मिलता है। अब ये लोग आएंगे यहाँ पे इस तरीके से अपना मैन्युफैक्चरिंग वगैरह लगाएंगे तो भारत को तो टैक्स मिलता है, दूसरा भारत में रोजगार बढ़ता है, इसलिए इस तरीके के स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है वो बनाएंगे। तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में जो यूनिट्स होती हैं ये कंपनीज हो सकती हैं जिनको ये अथॉरिटी मिली है कि इन डेजिग्नेटेड एरियाज में ये ऑपरेट करेंगे, और अगर ये वहाँ पे ऑपरेट करते हैं उनको कई सारी तरीके की फैसिलिटीज दी जाती हैं। अब ये यूनिट्स जो है ये भी प्राइमरीली इसी तरीके की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है कि या तो वो गुड्स एंड सर्विसेज को मैन्युफैक्चर कर उनको एक्सपोर्ट कर रही हैं, या फिर वो गुड्स वगैरह और सर्विसेज वगैरह को इंपोर्ट
करती हैं और डोमेस्टिक सेल्स वगैरह में वो शामिल है। एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क हैं उसका इनको फायदा मिलता है, उससे टैक्स वगैरह में इनको छूट मिलती है और भी कई सारे फायदे मिलते हैं। और सरकार का ऑब्जेक्टिव भी ये रहता है कि जितना ज़्यादा ये लोग अपने आप को एक्सपैंड करेंगे फायदा देखकर और जितना ज़्यादा अपना बिजनेस बढ़ाएंगे उससे भारत में नौकरियां वगैरह बढ़ेंगी और अल्टीमेटली एक पॉइंट के बाद में फिर इनको भी जो है नॉर्मल फिर आपका रेगुलेशन के तहत में लाया जाएगा। तो भारत की सरकार को फिर या फिर आपकी जो स्टेट गवर्नमेंट है उनको भी जो है टैक्स वगैरह में पैसा वगैरह अल्टीमेटली फिर ज़्यादा मात्रा में मिलना शुरू होगा। इस तरीके के ऑब्जेक्टिव्स वगैरह हैं। तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के तहत में काम करने वाली यूनिट्स भी जो है नॉर्मल आपका काम ही कर रही होती हैं, बट इनके ऊपर उस तरीके से जो है लॉज वगैरह लागू नहीं होते जिस तरीके से नॉर्मल जो आपकी स्पेशल इकोनॉमिक जोन के बाहर जो यूनिट्स होती हैं उनके ऊपर लागू करवाए जाते हैं। तो ये भी अपने को याद रखना है कि ये क्या होती हैं। इसके ऊपर भी जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हाई चांसेस यही है कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स या एडवांस ऑथराइजेशन होल्डर्स जो है इनके ऊपर सवाल आ सकता है। रॉडटेप स्कीम के बारे में भी याद रखना है कि इसको जो है कब चालू किया गया था और अब कंटिन्यू किया गया है, तो फिर किन किन के लिए किया गया और वो जिन जिन के लिए किया गया उसके बारे में अपन ने बात करी ली है। एंड रॉडटेप स्कीम के तहत में होता क्या है इसको भी अपने को ध्यान रखना है कि ये आपको वो सारे टैक्सेस और ड्यूटीज माफ करके देता है जो किसी और स्कीम के तहत में माफ नहीं किए जाते हैं। चलो, दैट्स इट फ्रॉम दिस न्यूज़, आगे बढ़ते हैं। सो विद दिस वी कम टू एंड ऑफ टुडेज सेशन। आज के सेशन में बस इतना ही। अब मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट सेशन में जिसमें हम लोग 29 मई 2025 का द हिंदू और उसके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत ध्यान रखें, मेहनत करें और कंसिस्टेंसी के साथ में पढ़ाई करते रहें। थैंक यू, जय हिंद।